हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डीएवी की 8th क्लास की एसएसटी का चैप्टर 1। चैप्टर का नेम है रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर हैज bestowed upon our mother earth with large varieties of rocks, soils, minerals, vegetation, animals, etc. तो नेचर जो है उसने हमारी मदर अर्थ को बहुत सारी चीजें एज ए गिफ्ट दी हैं। उनमें है रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशन होती हैं जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स एटसेट्रा। वी यूज दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर डे टू डे नीड्स। और हम इन गिफ्ट्स को अपनी डेली लाइफ की नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। वी नीड एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट। हमें सांस लेने के लिए एयर की, पीने के लिए पानी की और खाने के लिए फूड की जरूरत होती है। वी गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। और हमें ये सारी चीजें अर्थ से मिलती हैं। Hence, all the things on earth which are necessary for our existence on this planet are known as resources. तो इस तरह से जो हमें अर्थ पे चीजें मिलती हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उनको रिसोर्सेज कहते हैं। इवन ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर एन एसेट। और ह्यूमन बींग्स को भी रिसोर्स माना गया है क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी एसेट हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। जिस तरह से हमारी प्रॉपर्टी हमारी एसेट होती है, उसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी एसेट माने जाते हैं। इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन स्किल दैट द अदर रिसोर्सेज कैन बी डेवलप्ड। और सिर्फ एक ह्यूमन स्किल ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से दूसरे रिसोर्सेज को हम डेवलप कर सकते हैं। जब तक ह्यूमन अपने ब्रेन का यूज नहीं करेंगे, दूसरे रिसोर्सेज को डेवलप नहीं किया जा सकता। इसलिए ह्यूमन स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नीदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर्स। कई सालों से ह्यूमन की जो जरूरतें हैं और जो उनकी इच्छाएं हैं वो ना तो यूनिफॉर्म रही हैं सारे पार्ट्स में वर्ल्ड के, और ना ही स्टिल रही हैं। उनकी जरूरतें और इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। They generally grow and become complex with the process of change in the society। और जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आता जा रहा है, ह्यूमंस की जो नीड्स हैं, उनकी जो वांट्स हैं, वो ग्रो करती जा रही हैं और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। In ancient times, emphasis was mainly given on satisfying the basic needs, such as food, clothing, and shelter, which was derived from the natural environment। एंशियंट टाइम में क्या होता था, मेन जो फोकस होता था वो बेसिक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता था। और बेसिक नीड्स होती थी जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। हमेशा मनुष्य अपनी इन बेसिक नीड को पूरा करने के लिए काम करता था और ये सभी हमें नेचुरल एनवायरनमेंट से मिल जाती थी। इवन टुडे द पिग्मीज ऑफ अफ्रीका ईट टेबल प्लांट्स, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड हंट एनिमल्स। पिग्मीज कुछ लोगों का ग्रुप है जिनकी हाइट शॉर्ट होती है, उनको पिग्मीज बोलते हैं। अफ्रीका के जो पिग्मीज हैं वो आज भी एडेबल प्लांट्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स का यूज करते हैं और आज भी वो एनिमल्स का शिकार करते हैं। इन एडवांस सोसाइटीज ग्रेटर एम्फेसिस इज laid on the utilization of resources for satisfying the multifarious needs of human beings। तो आजकल के टाइम में लोगों की जो नीड्स हैं मल्टीफेरियस होती जा रही हैं, मल्टीपल होती जा रही हैं। इन रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए ही जोर दिया जाता है। यहाँ पर प्री हिस्टोरिक हंटिंग की एक पिक्चर दिखाई गई है। इसमें जो अर्ली मैन थे वो हंटिंग से अपनी नीड को पूरा करते थे, हंटिंग करके अपना पेट भरा करते थे। यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। तो रिसोर्स की जो यूटिलिटी और वैल्यू है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस डिफरेंट हो सकती है। अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशंस flourished along the river valleys as they used water for irrigation fields। तो जो ह्यूमन की अर्ली सिविलाइजेशन थी वो रिवर वैलीज के पास ही फ्लरिश हुई थी। लोग पहले रिवर वैलीज के पास ही रहा करते थे एज दे यूज्ड वाटर फॉर इरिगेशन फील्ड्स, क्योंकि वे वाटर का यूज अपने खेतों की सिंचाई के लिए
करते थे और उनको रिवर वैलीज के पास ही रहने में कंफर्टेबल लगता था। नाउ ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग वाटर फॉर जनरेटिंग एनर्जी, इरिगेशन, नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। पहले क्या होता था, लोग सिर्फ अपने खेतों की सिंचाई के लिए वाटर का यूज करते थे, पर आजकल के टाइम में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो वाटर का यूज एनर्जी को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, इरिगेशन में करते हैं, नेविगेशन एंड इंडस्ट्रीज में करते हैं। चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर जनरेटिंग मोर विंड एनर्जी देन इंडिया। और जो चाइना यूएसए है वो इंडिया के कंपेरेटिवली विंड एनर्जी का ज्यादा जनरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए रिवर की पिक्चर दी हुई है और रिवर जो है इसको नेविगेशन में यूज किया जा रहा है। नेविगेशन की हेल्प से गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में काफी हेल्प मिल जाती है। इसके बाद हम डू यू नो पढ़ेंगे। डू यू नो में से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ओवर इरिगेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर लॉगिंग एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। अगर हम अपने खेतों को ओवर इरिगेट करेंगे, उसमें ज्यादा पानी डालेंगे, तो उससे क्या होता है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। रिवर्स आर सुटेबल फॉर नेविगेशन इन द मिडल एंड लोअर कोर्स। और जो रिवर्स होती हैं उनका मिडल और लोअर कोर्स ही नेविगेशन के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बिकम यूजेबल व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूजेबल तभी बनते हैं जब उनको प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू yarn, ऑन फर्दर प्रोसेसिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक, देन फाइनली इनटू गारमेंट्स। यहाँ पर कॉटन का एग्जाम्पल लिया गया है। कॉटन को यान में कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद उससे फैब्रिक बनता है, फाइनली उससे गारमेंट बन जाते हैं। Thus at various stages value addition is possible by applying skill and technology। तो ये जितनी भी वेरियस स्टेज हैं तो ये सब तभी पॉसिबल हैं जब इन पर हम स्किल और टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। Generally, the utilization of resources depends upon various factors such as। तो resources का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और फैक्टर्स हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मींस कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, स्किल ऑफ ह्यूमन बींग्स, और उनको करने के लिए ह्यूमन बींग्स को स्किलफुल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, और अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन बींग्स स्किल्ड हैं, तो हमें कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी, उसकी हमारे पास पैसे होने चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर अवेलेबल होना चाहिए पास में, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नई नई मशीनें टूल्स होने चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एटसेट्रा। और हमारे पास ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, हम एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकें। रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इकोनॉमी के डेवलपमेंट के शुरू के स्टेजेस में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल था। With the advancement of technology, availability of capital and skilled labor became a necessity for the utilization of resources। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ उसके साथ साथ कैपिटल और स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरत बन गई। फॉर एग्जाम्पल यूएसए इज टर्म्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री बिकॉज इट इज इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। तो यहाँ पर एग्जाम यूएसए का एग्जाम्पल लिया गया है कि यूएसए को डेवलप कंट्री माना जाता है क्योंकि इट इज इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि ये इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट है, इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। अगर लोग कुछ काम करना चाहते हैं तो उनके पास सफिशिएंट मनी होती है, वो जब चाहे तब अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, और उनको इजीली टेक्नोलॉजी जो चाहिए होती है वो मिल भी जाती है। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज स्टिल इन अ डेवलपिंग स्टेज। और इसका कंट्रास्ट करके दिखाया गया है कि दूसरे साइड इंडिया जो है अभी डेवलप कर रही है, उस स्टेज में है।
Though resources are essential for development, but their mere presence does not guarantee development. यद्यपि जो रिसोर्सेज होते हैं वो डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही खाली डेवलपमेंट की गारंटी नहीं देते। अदर फैक्टर्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। दूसरे फैक्टर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसमें देखिए ये चार्ट बना हुआ है। रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। रिन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज बायोटिक और बायोटिक टू टाइप्स के होते हैं। अकरेंस के बेसिस पे रिसोर्सेज नेचुरल और मैनमेड टू टाइप्स के होते हैं। और डेवलपमेंट के बेसिस पर रिसोर्सेज पोटेंशियल और एक्चुअल दो टाइप के होते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट ईच वन बाय वन। अब इस तरह से हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। तो रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसको हम पढ़ते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर आल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनको इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, कभी ना खत्म होने वाले। Resources which can be renewed either naturally or by human efforts are known as renewable resources. और resources जो हमें naturally या human effort से easily मिल जाते हैं उन्हें renewable resources कहा जाता है। For example, solar energy, air and water, इनके examples दिए हैं। solar energy, air and water ये कभी ना खत्म होने वाले resources हैं, ये easily हमें nature से मिल जाते हैं। Some of the renewable resources are always available and do not get exhausted by human activities. और कुछ renewable resources ऐसे हैं जो हमें easily available हैं और वो कभी नहीं खत्म होते। अगर कोई human activities भी की जाती हैं तो भी वो खत्म नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, ये दोनों एनर्जी ऐसी हैं जो अगर ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा भी होती हैं तो भी ये कभी खत्म नहीं होती हैं। The quality of these resources can be affected by improper uses. और इन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी होती है अगर हम इनका इम्प्रॉपर यूज करते हैं तो इनकी क्वालिटी अफेक्ट हो सकती है। Resources which take millions of years to form or renew are known as non-renewable resources. और वो resources जो हमें millions of years लाखों सालों के बाद बनते हैं या renew होते हैं उनको non-renewable resources कहा जाता है। They are also known as exhaustible resources. Means अगर हम इनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ये जल्दी खत्म हो जाते हैं as they cannot be renewed. और उन्हें जल्दी से रिन्यू भी नहीं किया जा सकता है। इनको रिन्यू करने में लाखों साल लग जाते हैं तब जाकर हमें ये मिलते हैं। Energy resources such as coal, petroleum, natural gas and other minerals are the examples of non-renewable resources. तो यहाँ पर कुछ examples दिए गए हैं non-renewable resources के और वो हैं coal, petroleum, natural gas और other minerals. There is a concern about their over exploitation. और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनकी अगर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ये हमारे लिए एक चिंता का कारण भी है। दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑन अ सरफेस एंड कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्सेज वुड रिजल्ट इन देयर एग्जॉशन। और अगर हम इनको काफी यूज करेंगे उसका रिजल्ट ये होगा ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। These resources have to be used very carefully as complete exhaustion of these resources would have an adverse effect on the future generation. तो हमें इन रिसोर्सेज को यूज करते हुए बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है वरना इसका हमारी फ्यूचर जनरेशन पर एक बुरा ही असर पड़ेगा। Some of the minerals like metallic ores are recyclable. These metals may be used again and again after processing. कुछ मिनरल्स उनके नाम दिए हैं मेटालिक ओर्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ये रिसाइकल्ड हो सकते हैं। ये जो मेटल्स होते हैं इनको अगर हम प्रोसेस करें तो ये अगेन और अगेन इनको यूज किया जा सकता है। इस तरह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको दोनों की डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, देन यू कैन राइट प्रॉपरली इन द एग्जाम।
नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिले हैं। ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज which are obtained from biosphere and have life are known as biotic resources। तो वो रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिले हैं और जो लिविंग बींग्स हैं उनको बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, एनिमल्स, फिश, फॉरेस्ट एटसेट्रा आर बायोटिक रिसोर्सेज। ये सब लिविंग बींग्स हैं और ये हमें बायोस्फीयर से मिले हैं, इसलिए इन्हें बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। द बायोटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं ये हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रीजेनरेट। तो यहाँ पर ये बायोटिक रिसोर्सेज की कुछ विशेषताएं हैं। जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे यंग वंस पैदा कर सकते हैं। ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल बट सम टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिन्यूड, फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट। जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया गया है। ये ऐसे बायोटिक रिसोर्स हैं जो हम एक बार यूज कर लें तो इनको फिर से रिन्यू करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर जंगलों को काट दिया जाएगा तो उनको फिर से डेवलप होने में काफी टाइम लग जाता है। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेज आर नोन एज अबायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं उनको अबायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग होते हैं, उनमें जान नहीं होती है। द अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल एक्सेप्ट वाटर विच इज इनएग्जॉस्टेबल। अबायोटिक रिसोर्सेज रिन्यूएबल नहीं होते हैं, सिर्फ उनमें से वाटर ही ऐसा एक रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं होता है। ये इनएग्जॉस्टिबल है। बाकी सारे अबायोटिक रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल होते हैं, जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। These resources are in great demand for the development of various industries and agriculture। और इन रिसोर्सेज की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अकरेंस। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा and used by human beings to satisfy their needs are known as natural resources। जो रिसोर्सेज नेचर में वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट की फॉर्म में अवेलेबल हैं और जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। मैनी ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फॉर्म द बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इनमें से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं जिनमें वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है, ये सभी ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक कंट्री के डेवलपमेंट में भी ये उसका बेस बनाते हैं। अक्रेंस के बेसिस पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन टू टाइप्स का है। उसमें फर्स्ट हमने पढ़ लिया है नेचुरल रिसोर्सेज। ये नीचे पिक्चर दी हुई है। वाटर जो है नेचुरल रिसोर्स है और ये सेकंड पिक्चर है बिल्डिंग्स की जो मैन मेड रिसोर्स है, इसको मैन ने बनाया है। Resources created by human beings to satisfy their needs are known as man-made resources। वो resources जो human beings की needs को satisfy करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें man-made resources कहते हैं। For example, roads, buildings, machine, etc। इसमें man-made resources के example दिए हैं। जितनी भी roads हैं man ने बनाई हैं, buildings, machines, इनको बनाने में human beings का ही योगदान है। These resources are essential for us, but they are also developed from natural resources। ये जितने भी resources, man-made resources हैं, ये बहुत ही ज़्यादा essential हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये resources natural resources से ही develop किए जाते हैं। The quality and the quantity of people of a country determine its human resource। तो यहाँ पर human resource की बात की गई है।
हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स भी रिसोर्स है, एसेट होते हैं। तो इस तरह से किसी भी कंट्री के लोगों की क्वालिटी और क्वांटिटी ह्यूमन रिसोर्स को डिटरमिन करती है। हेल्दी एंड वेल एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज इन पॉजिटिव वेज। तो हेल्दी और जो वेल एजुकेटेड पीपल होते हैं वो सोसाइटी में पॉजिटिव वेज कंट्रीब्यूट करते हैं। मेल नरिश्ड एंड इलिटरेट पीपल ऑन द अदर हैंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट मच टू देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटीज। और जो मेल नरिश्ड होते हैं, कुपोषित होते हैं, और इलिटरेट पीपल होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो दूसरी तरफ किसी भी सोसाइटी के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। Human resources are well developed in Japan as people are skilled and technically developed। तो यहाँ पर जापान का एग्जाम्पल लिया गया है। जापान और अफ्रीका दोनों नेशंस का कंपैरिजन दिखाया गया है कि जो जापान के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, वो वेल डेवलप्ड हैं। जापान के लोग स्किल्ड हैं और टेक्निकली डेवलप्ड हैं। African nations, in spite of being rich in resources, are less developed as most of the people are unskilled and illiterate। अफ्रीका में रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। रिसोर्सेज काफी मात्रा में होने के बावजूद वहाँ की जो पीपल हैं वो अनस्किल्ड हैं और इलिटरेट हैं। इसके बाद में हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बेस पर दिया हुआ है। अवेलेबल रिसोर्सेज इन अ कंट्री which are not fully trapped are known as potential resources। इसका मतलब ये है कि किसी कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं पर उनको यूज नहीं किया गया है, उन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है। For example, petroleum can be found in old sedimentary rocks of Himalayas, or hydroelectricity can be generated by the force of falling water। यहाँ पर हिमालय का एग्जाम्पल दिया गया है और बताया गया है कि हिमालय के ओल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम हमें मिल सकता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर। द पोटेंशियल रिसोर्सेज नीड डिटेल्ड सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो जितने भी पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको एक डिटेल में सर्वे करने की बहुत जरूरत है कि जिससे हमें पता चल सके कि उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी में वो कैसे हैं। A preliminary assessment by the US Geological Survey suggests that the Arctic seabed may hold as much as 25% of the world's undiscovered oil and natural gas reserves। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने सजेस्ट किया है कि जो आर्कटिक सी बेड है उसमें वर्ल्ड का 25% अनडिस्कवर्ड ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व है। बाय वन एस्टिमेट 400 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल माइट लाई बीनीथ द आर्कटिक सी बेड। और ये सर्वे किया गया है 400 बिलियन बैरल्स ऑयल का आर्कटिक सी बेड के नीचे हो सकता है। The actual resources of a country are those which have been thoroughly surveyed and their quantities have been ascertained। तो दूसरा टाइप है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका अच्छे से सर्वे किया जा चुका है और उनकी क्वांटिटीज का पता भी लगाया जा चुका है। The exploration, development and utilization of an actual resource depends upon the technology available। किसी भी एक्चुअल रिसोर्स की एक्सप्लोरेशन कितनी है, डेवलपमेंट कितना है और उसको यूटिलाइजेशन कितना है, ये सब उनकी टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया हैज 25.9% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स। यहाँ पर सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल दिया गया है। वर्ल्ड का 25.9% जो ऑयल रिजर्व है वो हमें सऊदी अरेबिया से मिलता है। अब इसके बाद में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। एग्जाम में इसमें से डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। तो इस तरह का डेवलपमेंट जिसमें एनवायरमेंट को डैमेज किए बिना डेवलपमेंट किया जाता है उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। It meets the needs of the present without compromising the needs of future generations।
और इसमें प्रेजेंट की जो नीड है उसका ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स का ध्यान रखा जाता है। Therefore, resources should be utilized judiciously so that after fulfilling our present requirements, they are also conserved for the future generations. इसलिए resources को judiciously यूटिलाइज किया जाना चाहिए। पूरे सोच समझ के हमें रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए ताकि हम अपनी प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सकें, उनको पूरा कर सकें और साथ में हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ बचा सकें। मोस्ट ऑफ आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन देयर सप्लाई। ज्यादातर रिसोर्सेज सप्लाई में लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। ओवर यूज ऑफ मैनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैज लेड टू देयर डिग्रेडेशन और डिटेरिएशन इन क्वालिटी। अगर हम इन रिसोर्सेज का ओवर यूज करेंगे तो उससे हमारे जो रिसोर्सेज हैं क्वालिटी में खराब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉयल, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। तो जितने भी सॉयल हैं, लैंड हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, अगर हम इनको जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे, इनको पॉल्यूट करेंगे तो ये डिग्रेड हो जाएंगे। Therefore, it is essential that we use all renewable resources judiciously. तो जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें सोच समझ कर यूज करना चाहिए। मिनिमाइज द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कम होने से बचाना चाहिए। कंजर्व द वेरिड स्पीशीज। और जितने भी हमारी स्पीशीज हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, उनको हमें बचा के रखना चाहिए। द यूज ऑफ रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो जो रिसोर्सेज का यूज है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे बहुत ज्यादा वेरी करता है। ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। यहाँ पर यूके, यूएसए का एग्जाम्पल दिया गया है और उसका कंपैरिजन इंडिया से किया गया है और बताया गया है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से रिसोर्सेज का जो यूज है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम है और इंडिया में इसका बिल्कुल अपोजिट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज हाईली अनइवन। और जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में अनइवन है। कहीं पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और कहीं पे रिसोर्सेज बहुत कम है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत तेजी से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है एंड दिस हैज लेड टू ड्रास्टिक डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनमें कमी आई है और उनकी क्वालिटी डिग्रेड हुई है। For example, overutilization of soil has resulted in the depletion of the fertility of soil in many parts of the world. वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में जो सॉइल है उसका ओवर यूज हुआ है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी में कमी आई है। Thus, there is an urgent need to maintain a balance between population, resource planning and conservation. और इसलिए हमें पॉपुलेशन, रिसोर्स प्लानिंग और कंजर्वेशन इन सब तीनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की अर्जेंट नीड है, आवश्यकता है। Resources should be used judiciously, otherwise mankind will have to face dire consequences. और जितने भी resources हैं उन्हें हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए वरना लोगों को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Over the last few decades, there has been a tremendous increase in the concern for the conservation and management of resources as they are rapidly depleting and need to be conserved. पिछले कुछ दशकों में हमने रिसोर्सेज के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए थोड़ा कंसर्न दिखाया है और उसमें काफी ट्रिमेंडस इंक्रीज भी हुई है क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं बहुत जल्दी से खत्म होते जा रहे हैं और इनको बचाए रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंजर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए और ऑप्टिमम होना चाहिए। मतलब ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं इन्हें हमें सोच समझ के यूज करने चाहिए
और एक बैलेंस बनाना चाहिए और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड इट्स रिसोर्सेज आर नॉट merely ours। और हमें ये रियलाइज करने की जरूरत होनी चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सिर्फ हमारे नहीं हैं, दे ऑल्सो बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन। ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है। Thus, it is necessary to use the resources more efficiently and reduce wastage। और इस तरह से हमें resources को बहुत efficiently use करना चाहिए और wastage को कम करना चाहिए। Development of technology, human skill, and population control is essential for a long-term sustainability of natural resources। और जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यदि हम इनको लॉन्ग टर्म तक बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होना चाहिए, ह्यूमन स्किल्ड होने चाहिए और पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी नेचुरल रिसोर्स को लॉन्ग टर्म तक बचाए रखने के लिए, लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए। वी हैव टू क्रिएट सस्टेनेबल कम्युनिटी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लेनेट एज द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड। तो यदि हम चाहते हैं कि इस प्लेनेट पर लाइफ लॉन्ग टाइम तक चले, तो उसके लिए हमें एक सस्टेनेबल कम्युनिटी बनानी होगी, वरना इसका इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। आर अर्थ इज द ओनली हैबिटेबल प्लेनेट। और हमारी अर्थ ही है जहाँ पर जीवन संभव है और ये रहने योग्य है। सो स्प्रेड अवेयरनेस फॉर सेविंग अर्थ फ्रॉम फर्दर डिटरेशन। इसलिए इसको आगे खराब होने से बचाने के लिए हमें अवेयरनेस को फैलाना होगा, हमें लोगों को जागरूक करना होगा। फॉलो 5 Rs, दैट इज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रीथिंक। और जो हमारे 5 Rs प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। यूज द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रीड। जितने भी रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा, ना कि हमें अपने लालच की ओर देखना होगा। केयर फॉर नेचर, इट विल केयर फॉर यू। यदि हम नेचर की केयर करेंगे तो नेचर हमारी खुद केयर करेगी। इसलिए हमें अपनी तरफ से कुछ अच्छे प्रयास करने होंगे जिससे हम अर्थ पर एक अच्छा जीवन जी सकें। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें नीचे कीवर्ड्स दिए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। मोस्टली एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।